नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी माध्यमिक न्यूज़ रे में आपका स्वागत है। हम सब के लिए साहित्य का ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसी कड़ी में आज महाविभूति आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में वाचन करने जा रहा हूँ, जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। आज्ञा हो तो शुरू करें। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म 1854 और निधन 1937 ईस्वी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिवार का सदस्य था तो मुझे जगदीश चंद्र बोस को कई वर्षों तक जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय समिति के वे प्रथम भारतीय सदस्य थे। जो भी उनके संपर्क में आया वह न केवल उनकी वैज्ञानिक कल्पना और आविष्कारी दक्षता का कायल हुआ, अपितु वह उनके स्वाभिमान और देशभक्ति से भी प्रभावित हुआ। उनमें विज्ञान, कला और धर्म का संतुलित सामंजस्य था। जिस संस्था की उन्होंने स्थापना की वह उनकी समकालीन दृष्टि का प्रमाण है। वह मात्र प्रयोगशाला न होकर एक मंदिर थी, कार्य करने की मेज एक वेदी थी। इस संस्था को राष्ट्र को समर्पित करते समय उन्होंने जो भाषण दिया था वह उल्लेखनीय है और उसमें हमें अपने अतीत के प्रति भाव विह्वल रोमांच होने के साथ साथ आगे कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हुए कि सभी विघ्न बाधाओं के होते हुए भी अंत में विजय सत्य की होनी है, उन्होंने अपनी उत्साहजन्य जांच और शोध को जारी रखा, विद्वानों के संदेहों को दूर किया और भौतिकी एवं शरीर विज्ञान के निकटतम विषयों के प्रणेता के रूप में अपनी ख्याति प्रस्थापित की। उनका जीवन और कार्य परिस्थितियों पर चरित्र की विजय सिद्ध हुआ। विज्ञान के विकास में भारत का एक लंबा और सतत इतिहास रहा है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में विभिन्न ज्ञान विज्ञान के विषयों का उल्लेख है, जिन्हें नारद बताते हैं कि उनका उन्हें ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाकाव्य, पुराण जो वेदों के वेद हैं, पितरों की पूजा आराधना, अंक विद्या अर्थात गणित, शकुन विद्या, काल ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीति, देवी विज्ञान, पवित्र ज्ञान, विज्ञान, तात्विक, आत्मज्ञान, सर्प ज्ञान और ललित कलाएं। भारतीयों की उन नियमों को जानने में गहन रुचि रही है जो समस्त ब्रह्मांड के विविध पक्षों को शासित करते हैं। उन्होंने गणित, खगोल विद्या, व्याकरण, तर्कशास्त्र, प्रकृति विज्ञान और आयु विज्ञान के क्षेत्र में सघन योगदान दिया, परंतु कुछ शताब्दियों तक भारत की वैज्ञानिक प्रज्ञा सुसुप्त पड़ी रही। 19वीं सदी में इसमें पूर्ण जागृति आई और भारत पुनः विज्ञान की धारा में प्रवेश कर गया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जब 2 नवंबर ने भारत की प्रगति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के महत्व पर बल दिया। विज्ञान के प्रति उद्दाम भावना और ज्ञान पिपासा के कारण उन्होंने विज्ञान की उन्नति के लिए भारतीय संघ की स्थापना की, जहां विज्ञान की सभी शाखाओं में शोध के लिए सुविधाएं प्रदान की गई थी। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों जिसमें प्रोफेसर सी.वी. रमन और के.एस. कृष्णन शामिल हैं, इस संघ में कार्य किया। जगदीश चंद्र बोस प्राकृतिक विज्ञानों में शोध के प्रणेता थे। एक प्रसिद्ध पादप विज्ञानी जर्मनी के प्रोफेसर हाइवरलैंड ने जगदीश चंद्र बोस के प्रमाणन व्याख्यान के उपरांत अपनी राय में कहा, यह संजोग मात्र नहीं है कि कोई शोधकर्ता भारत का हो और क्षोभन की क्रिया के विधियों में इतना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले। प्रोफेसर बोस में उस प्राचीन भारतीय आत्मा का निवास और संचलन है जिससे भारतीय आत्मा विश्व के रोज चेतन रूप में बिल्कुल निर्लिप्त हो तत्व मीमांसा और अंतर्ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। और आज के हमारे अतिथि उसी आत्मा के आधुनिक प्रतिनिधि है। वे सूक्ष्म निरीक्षण के लिए असाधारण रूप में विकसित ज्ञान और हर्षोल्लास भरे वैज्ञानिक प्रयोगों को लेकर हमारे सामने आए हैं। जगदीश चंद्र बोस के शोध कार्यों ने भारतीय ऋषियों की गहन अंतर्दृष्टि को वैज्ञानिक व्याख्या और सत्यता प्रदान की। पहला,
भारत ऋषि विश्व को सकल रूप में न देखकर पूर्ण रूप में देखते हैं। उपनिषद के अनुसार यह पूर्णम है, यह एक रूप है न कि बहुरूप। जैसे मानव आत्मा के सूक्ष्म स्तर पर अन्न प्राण मानस विज्ञान और आनंद है, वैसे ही ब्रह्मांड के व्यापक स्तर पर वे विद्यमान हैं। पिंड और ब्रह्मांड एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब है। दूसरा, विश्व निष्प्राण विस्तार नहीं है, अपितु प्राणवान ब्रह्मांड है। विश्व को हम जगत कहते हैं, अर्थात वह जो संचलन में है और जिसमें जीवन है। प्राण तत्व के स्मरण को सर्वत्र देखा जा सकता है। इस उपनिषद में हमें यही सब जानने को कहा गया है। इस प्राणवान विश्व में जो चराचर है उसमें ईश्वर का संचरण है। ईशावास्य इदं सर्वं यत् किम च जगत्याम जगत। तीसरा, प्रकृति में कहीं व्यतिरेक नहीं है। कार्बनिक और अकार्बनिक तथा प्राणवान और पशु चेतना में एक निरंतरता है। धर्मोत्तर अपने न्याय बिंदु टीका में लिखते हैं कि रात में पतियों में संकुचन होता है, स्वः रात्रो पत्र संकोचः। उदयन को जीवन के समान पौधों में भी समान गतिविधियां दिखाई देती है। जीवन, मृत्यु, सोना, जागना, बीमारी, उपचार आदि। जैन और वैशेषिक लेखक गुणरत्न और शंकर मिश्र ने पौधों के इस गुणों की चर्चा की है। मिमोसा, पुदिका, लाजवंती या छुई मुई जैसे पौधों में स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता देखी जा सकती है। पौधों में अंतर्निहित चेतना है और वे सुख और दुख अनुभव करते हैं। उदयन पौधों में मंद अस्पष्ट चेतना की बात करते हैं। संस्कृत कवि सूर्यमुखी की चर्चा करते हैं जो सूर्योदय के साथ खिलती और उसके अभाव में बंद हो जाती है। हमारे महर्षियों की अंतः प्रज्ञा को जगदीश चंद्र बोस ने वैज्ञानिक सत्यता प्रदान की। पशु और पौधों में जीवन की गतिविधि को सामान्यतः अलग माना जाता था। पशु आघात खाने की स्थिति को गति रूप प्रकट करते हैं, जबकि पौधे बार बार के प्रहारों से भी उदासी की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। जगदीश बोस लिखते हैं, पशु उत्तक क्षोभ की अभिव्यक्ति विद्युत तरंगों के माध्यम से करते हैं, जबकि प्रमुख विद्युत शरीर रचना विज्ञानियों के अनुसार पौधे सामान्यतः ऐसी कोई उत्तेजना नहीं प्रकट करते। इसके अतिरिक्त पशुओं में आश्चर्यजनक रूप से विकसित स्नायु तंत्र व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा वे शरीर के विभिन्न अवयवों और पर्यावरण के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखते हैं। दूसरी ओर वनस्पति रचना में, जैसा कि सभी विशेषज्ञों का मत है कि पौधों में यहाँ तक कि लाजवंती में भी तंत्रिका आवेग नहीं होते। जीवन की ये दोनों धाराएं साथ साथ चलती बताई जाती है और वे नितांत भिन्न नियमों के अधीन है। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि पौधों और वस्तुओं में भावावेग समान होते हैं। इन्होंने इस तथ्य को जटिल यंत्रों की सहायता से दर्शाने का प्रयत्न किया। पदार्थ में जीवन और जीवन से मस्तिष्क के संक्रमण को सीढ़ी नुमा वक्र के स्थान पर ढलानदार वक्र के रूप में प्रकट किया जा सकता है। समस्त ब्रह्मांड में एक निरंतरता और सुमेल है जो सबको बांधे हुए है। जगदीश चंद्र बोस की रुचि इसी सुमेल में थी। जहाँ हम निरंतरता पर बल देते हैं, वहाँ हमें रचनात्मक प्रगति को नहीं भूलना चाहिए। एक छोटे पत्थर की गुटिका और आम की गुठली में आकार, रंग और भार के अनुसार समानता हो सकती है, परंतु इन दोनों में काफी अधिक अंतर है। पत्थर की गुटिका सैकड़ों वर्षों तक वैसे की ही पड़ी रहेगी, जबकि आम की गुठली में और कुछ हो जाने की शक्ति अंतर्निहित है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो यह मिट्टी, वर्षा, हवा की नमी, प्रकाश और सूर्य के ताप से विभिन्न पदार्थ लेकर कालांतर में बहुत बड़ा वृक्ष बन सकती है और उसमें अपने मूल रूप की ही भांति फल और बीज उत्पन्न होंगे। पत्थर की गुटिका जिस रूप में रहती है वह कहीं अधिक अन्मय है। गुठली को हम वृक्ष रूप में विलक्षण तत्व के रूप में देखते हैं, जहाँ वृक्ष अंत में गुटिका के विपरीत
एक चक्र गति में गुठली को बनाए रखता है, वहीं यह गुटिका के लिए अज्ञात है। गुठली उगती है, बढ़ती है, वृद्ध होती है और समाप्त होती है। गुटिका के विपरीत इसे रोग लगते हैं और यह अपना पुनरुत्पादन कर सकती है। विज्ञान ने अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, किंतु यह अभी तक जैविक विकास और उसके पुनरुत्थान की व्याख्या नहीं कर पाया है। रासायनिक, विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक क्रियाएं वह नहीं कर सकती जो गेहूं के बीज का एक दाना वसंत में अंकुरित होकर कर देता है। जहाँ पदार्थ और जीवन में एक निरंतरता है, वहाँ काफी अंतर भी है। जीवन और मस्तिष्क में निरंतरता है। क्या जीवन जहाँ है वहाँ मस्तिष्क मौजूद है? जैसे कि जीवों के कोष्ठों में। क्या जीव जगत में ऐसी कोई सीमा रेखा है कि इन जीवों में मस्तिष्क है और इनमें नहीं है? जब जगदीश बोस ने अपने शोध संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया तो उन्होंने कहा, अपने शोध के दौरान मैं अनजाने ही भौतिकी और शरीर रचना की सीमा रेखाओं में जा पहुंचा और यहाँ यह जानकर मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ से सीमा रेखाएं समाप्त हो रही हैं। जीवेतर पदार्थ में कुछ भी हो, गतिहीनता या जड़ता नहीं थी। इस पर विभिन्न शक्तियों की सक्रियता का प्रभाव देखना रोमांचकारी अनुभव है। ब्रह्मांड की क्रियाशीलता ने धातु, पौधे और पशुओं के एक ही नियम में बांध रखा है। उन सभी में थकान और उदासीनता के साथ साथ ठीक होने और उत्कर्ष में जाने की सभी तत्व प्रकट होते हैं। फिर भी उनमें एक स्थायी निष्क्रियता है जिसे हम मृत्यु मान सकते हैं। ये परिणाम प्रयोग करके दिखाए गए, जिनसे प्रकट हुआ कि पदार्थ में प्रतिक्रिया और पौधों के जीवन में जो रहस्य वे पशु जीवन के आश्चर्यों को फीका कर देते हैं। इसी प्रकार पौधों और पशुओं के जीवन में निरंतरता है, परंतु जीवन और मस्तिष्क भी अलग अलग है। वायु विश्व के आवेग मस्तिष्क में संचारित होते हैं और वे उसकी संवेदना सूचना बन जाते हैं, ज्ञान के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। हमें ज्ञात है कि रासायनिक तत्वों, अल्कोहल, मद्य, अफीम, मेस्केलिन, संवेदनहारियों और मस्तिष्क में लगे आघात से चेतना प्रभावित होती है। हमें यह ज्ञात नहीं है कि ज्ञान, ध्यान, चयन, निर्णय उल्लंघन की स्थितियों में हमारे मस्तिष्क में क्या होता है। सर चार्ल्स सेरिंगटन अपने मैन ऑन हिज नेचर में लिखते हैं, ऊर्जा की योजना में ऊर्जा और मानसिक अनुभव के मध्य समतुल्यता की खोज से हमें कुछ नहीं पता चलता। अधिक से अधिक मैं यही कह सकता हूँ कि वे दोनों एक दूसरे से नितांत अलग अलग हैं। मुझे हठी परस्पर अपरिवर्तनीय लगे, जिसमें से एक को दूसरे में नहीं मिलाया जा सकता। अपने रेडियो लेक्चर कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा, मन और मस्तिष्क के परस्पर को हमें न केवल अनसुलझे प्रश्न मानना चाहिए जिसे हल करने के लिए अभी कोई आधार नहीं मिला है। इस विषय पर उन्होंने अपने अंतिम प्रसारण लेख द फिजिकल बेसिस ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का शारीरिक आधार में कहा, अरस्तु ने 2000 वर्ष पूर्व पूछा था कि मस्तिष्क का शरीर से क्या संबंध है। हम अभी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। सच्चा विज्ञान उसके प्रणेता को ही विनम्र बना देता है। यह उसे यह अनुभव करा देता है कि वह कितना कम जानता है और जो अज्ञान है वह कितना विस्तृत है। कोई आश्चर्य नहीं कि जगदीश बोस ने ज्ञान के शोध के मार्ग में इस सृष्टि में अंतर्निहित रहस्य को अनुभव किया। विकास की प्रक्रिया, रचनात्मक सक्रियता जो अविराम चल रही है, या स्थायी घटना चक्र जिसे हम संसार कहते हैं, ये सब अंतर्निर्भर या अपने आप पोषित नहीं है। उपनिषद इस विश्व को ब्रह्म का ही प्रस्फुटन मानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने शोध प्रबंध द डिसेंट ऑफ मैन में लिखा, उस भव्य घटनाक्रम को हमारा मस्तिष्क केवल
संजोग मात्र मानने को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार के निष्कर्ष से बुद्धि विद्रोह करती है। मानव मस्तिष्क में एक सीधी सादी और मन में गहरी बैठी हुई धारणा यह है कि कोई एक पूर्ण है जो अपने को अनेक रूपों में प्रकट कर रहा है और जो वैज्ञानिकों के लिए एक प्राकल्पना है जिसे प्रयोगशाला में सिद्ध करने की आवश्यकता है। धार्मिक संत के लिए यह निष्ठा का विषय है जो अनुभव से स्वयं सिद्धि हो जाता है। विज्ञान और धार्मिक मान्यता में कोई विरोध नहीं है। ब्रह्मांड की इस पूरी प्रक्रिया में निरंतरता और प्रगति है। अतीत को हम पुनः नहीं ला सकते, पर इसकी नींव पर हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हमारे प्रयत्नों से हमारा वर्तमान अच्छे भविष्य के रूप में प्रगति करेगा। वैज्ञानिक की जीवंत आत्मा देवी रहस्य का प्रतिबिंब है। तत्वमसि तत्त्वमसि मानव का सृजन ईश्वर के प्रतिमा के रूप में हुआ है, अतः उसे सृष्टि में भागीदार होना होगा। यह बोस की महत्वाकांक्षा थी कि हम लोग खोज और शोध कार्य जारी रखें, उसके परिणाम से विश्व को समृद्ध करें और स्थायी विश्व बंधुत्व के लक्ष्य को प्राप्त करें। मानवता के कल्याण और ईश्वर की गरिमा के लिए हम इस लक्ष्य के लिए काम करें। वाचन पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।